दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक ऐसी गिरफ्तारी करती है जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी हैरान हो जाती है कि गिरफ्तारी एक ऐसे व्यक्ति की तो जो 2001 से फरार बताया जा रहा था और 25 साल बाद इस व्यक्ति का मिलना कहीं ना कहीं पुलिस को भी हैरान कर रहा था। इस मामले से उन पुरानी पिक्चरों की याद आती है, उन पुरानी हिंदी फिल्मों की याद आती है जिसमें कुख्यात किसी तरीके का अपराध करता है और उसके बाद कहीं दूर देश में जाकर वहां व्यस्त हो जाता है और अपनी एक गलती के कारण फिर से पकड़ा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण कुमार। तो वरुण जी, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या है ये 25 साल का पूरा एंगल। जी देखिए, 6 तारीख में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ा दावा किया। ये दावा था एक ऐसे अपराधी को पकड़ने का जो पिछले 25 सालों से फरार था। जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया, इसकी कहानी पब्लिक के सामने आई तो वाकई बहुत सारे लोग चौंक गए। ये जो कहानी है, ये कहानी 25 साल पुरानी है, तो हम वक्त का पहिया थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं आखिर ये कहानी क्या है। जो रिपोर्ट है वो हमें रिपोर्ट ये बताती है कि अजय लांबा नाम का एक शख्स है और ये जो अजय लांबा, इसको बंशी भी कहा जाता है और ये रहने वाला है दिल्ली का और दिल्ली से इसने अपने अपराध की शुरुआत की। कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये कृष्णा नगर का दिल्ली का रहने वाला ये शख्स है। 1976 में ये पैदा हुआ। अजय ने स्कूल क्लास 6ठी के बाद ही छोड़ दिया था। इसके बाद ये कुछ क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल हो गया और विकासपुरी पूरा जो इलाका है वहां पर इसको बंशी के नाम से जाना जाने लगा। इसका जो एक आपराधिक नाम है बंशी, वो फेमस हो गया वहां पर। ये वहां ठीक ठाक बड़ा क्रिमिनल के रूप में इसकी पहचान बनने लगी। फिर ये बरेली चला गया। 1996 की बात है, ये बरेली पहुंच गया, उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर इसको 2 लोग मिले, धीरेन्द्र और दिलीप नेगी। ये 2 लोग वहां पर इसको मिले। इसके बाद इन्होंने मिलके एक प्लान बनाया और ये प्लान क्या था? ये बहुत खूंखार, बहुत खतरनाक, बहुत दुर्दांत प्लान था। और प्लान कुछ उस तरीके का था कि ये लोग टैक्सी हायर करते थे। दिल्ली से ये टैक्सियां हायर होती थी, कैब हायर होती थी और इनको ले जाते थे ये उत्तराखंड तक के लिए ये टैक्सी को बुक करते थे कि हमें उधम सिंह नगर चलना है, हमें नैनीताल चलना है, हमें देहरादून चलना है, हमें अल्मोड़ा चलना है, और ये टैक्सी को ले जाते थे। रास्ते में नशा देकर, बेहोशी का उसको सामान देकर उसको बेहोश कर देते थे, जो कैब का ड्राइवर होता था। और इसके बाद ये जो कैब चालक है उसको जान से मार देते थे। कैब चालक की जो लाश है इसको ये फेंक देते थे साहिल, खाई में फेंक देते थे। और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं थी, उस ज़माने में लोग उतना जाते नहीं थे। 1999 से 2001 के ये बीच की बात है और ये उस तरीके का वक्त था कि अभी तो चलिए आवागमन के बहुत सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त उतने साधन आवागमन के नहीं थे और उस ज़माने में भीड़ उन हिल स्टेशंस पर उतनी होती नहीं थी और उसमें भी ये लोग हिल स्टेशन तो जाते नहीं थे। ऐसा तो नहीं था कि ये नैनीताल पहुंच गए, ऐसा तो नहीं था कि ये देहरादून पहुंच गए। ये पूरा प्लान करते थे। यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्या सिर्फ ये जो टूरिस्ट प्लेसेस थी क्या यहीं पर ये हो रहा था या कुछ जो गांव की तरफ जाने वाले इलाके भी थे? क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं तो उत्तराखंड में ये सबसे बड़ी समस्या, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि उनके आवागमन की वहाँ सुविधा नहीं है। हाँ। अगर एक गाड़ी सुबह जा रही है तो दूसरी गाड़ी शाम को जा रही है, तो उस बीच में जो एक बहुत लंबा गैप आ जाता है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं वो एक गैप बन जाता है जिसमें ये अपराध किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहिल। और इसके बाद इन्होंने किया ये कि ये जो लाशें थी, जब कैब ड्राइवर को मार देते थे तो ये लाशें फेंक देते थे खाइयों में। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये बताती है कि जितनी टैक्सी ये लेके गए, उनके जो कैब चालक जो थे, टैक्सी के जो लोग चला रहे थे, उनको जान से मारा, उनकी लाशें खाइयों में फेंक दी। उसके बाद गाड़ी को ये लोग ले गए नेपाल ले गए। नेपाल में इन्होंने गाड़ी को बेच दिया। अभी तक पुलिस के पास ऐसे करीब 4 मामले हैं जिसमें ये बात पता चली है कि वो गाड़ी नेपाल में बेच दी गई, इन लोगों को मार दिया गया। एग्जैक्ट संख्या का हमें अभी तक भी नहीं पता है। ये 4 वो मामले हैं जो पुलिस ने दर्ज किए थे, ये 4 वो मामले हैं जिस पर पुलिस ने जांच की थी। इनमें से भी एक लाश बरामद हो सकी थी, लाशें बरामद नहीं हो पाई। तब पुलिस ने उस तरीके का ये जो आरोपी है, आरोपी पकड़ा नहीं जा सका, आरोपी फरार था।
आरोपी उसके बाद नेपाल पहुंचता है, जो ये अजय लांबा है ये नेपाल पहुंचता है। नेपाल पहुंचने के बाद तब तक इसने ठीक ठाक 2 सालों में संपत्ति अर्जित कर ली, नेपाल में ही बस गया, नेपाल में ही रहने लगा, वहीं शादी कर ली, वहीं बच्चे हुए। अब एक दूसरा फेज चालू होता है। ये फेज चालू होता है साहिल, जब ये लौट के आता है भारत। ये 10 साल वहाँ गुजारने के बाद 2008 से 2018 इसने नेपाल में गुजारे। इसके बाद ये शिफ्ट हुआ देहरादून में। 2020 में ये एक गांजा सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हुआ। ये उड़ीसा से गांजा लेकर आते थे, उसको ये देहरादून में बेचते थे, देहरादून के आसपास के इलाकों में बेचते थे, दिल्ली में भी बेचते थे। इसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया। इसके बाद एक मामला इसके ऊपर दर्ज हुआ बहरामपुर उड़ीसा में। उड़ीसा में जाके इसने एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया। ये 2 ऐसे मामले थे जो दोबारा इसके अपराध में लौटने का पुलिस को पता चलता है कि भाई ये लौट आया है, भारत में है, अपराधों को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इसकी पुरानी फाइलें खुली, तो धीरे धीरे ये पता चला, अरे ये मामला 1999 से 2001 के बीच में जो कैब चालकों की हत्या हुई थी, ये उनसे भी जुड़ा हुआ है। तब पुलिस को ये वाली बात पता चली कि उस दौरान अभी तक ये साफ संख्या नहीं है कि कुल कितनी गाड़ियां दिल्ली से हायर की गई, वो कितनी गाड़ियां उत्तराखंड पहुंची, कितने जो लोग थे उनको मार दिया गया, कितनी गाड़ियां नेपाल में बेच दी गई। अभी थोड़ी देर पहले नेपाल के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया आज की तारीख में ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कई लेयर की तो एक तो सिक्योरिटी होती है। अगर आपको नेपाल पहुंचना है तो आपको जो सीमा पर तैनात भारतीय वहां पर एक सीमा सुरक्षा बल तैनात है, उससे आपको डील करना होता है। और 2-3 लेयर्स हैं सुरक्षा की, जो आप जहां पे आपको गुजरना होता है उनसे आपकी कई तरीके की चेकिंग होती है। उसके बाद आपको परमिट जारी होता है, तब आप नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, नेपाल में वो परमिट जो जारी होता है वो केवल 7 दिन के लिए मान्य होता है। आप 7 दिन नेपाल में रुक सकते हैं, उसके बाद आपको भारत लौट के आना होगा। अब नेपाल में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर जाकर क्या वो एक आज गाड़ी बेच सकता है? जवाब नहीं बेच सकता, क्योंकि आज की तारीख में देखिए आप सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वहां पर आज जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों का एक चेसिस नंबर होता है, एक इंजन नंबर होता है, और ये सारी चीजें दस्तावेज में, लिखित दस्तावेजों में दर्ज होती हैं। इसके बाद जब आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, आप गाड़ी को खरीदते हैं, आप गाड़ी को बेचते हैं, तब ये सारी चीजें चेक होती हैं। शायद 1999-2001 के बीच का ये वो वक्त था जब इतने लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इतनी तरीके से गाड़ियां चेक नहीं होती थी, तब शायद ऐसा कर दिया गया हो, लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो आपने कहा कि एक इंजन नंबर होता है, एक चेसिस नंबर होता है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी ये जितनी भी चीजें ये डिजिटली उपलब्ध हैं। अगर आप जैसे अपना गाड़ी का नंबर भी डालें तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं, भले ही वो ब्लर्ड हो या कुछ उसके अंक छुपा दिए जाए, पर आपको पता चल जाता है गाड़ी किसके पास मौजूद है इस वक्त। शायद जब ये बात हो रही है 1999 से 2001 के बीच में जब ये गाड़ियां बेची गई हैं, कितनी गाड़ियां बेची गई हैं इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 4 लोगों की हत्या जरूर की गई थी, उसमें से भी 1 की लाश बरामद हुई थी, 3 की लाशें बरामद नहीं हुई हैं। तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर शायद ऐसी व्यवस्था ही मौजूद नहीं थी जिस वजह से पकड़ा जा सकता या धरपकड़ हो सकती? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में हम देहरादून गए, आज हमने देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छे से रोड कनेक्टिविटी है। वहाँ पर थोड़े थोड़े दूरी पर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं। हमने देखा कई जगह सड़कों पर CCTV लगे हुए हैं, टोल नाके बने हुए हैं, सब कुछ है आज। लेकिन जब हम 1999 में जाते हैं, 2001 में हम जाते हैं, ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों में क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर थीं, किन टोल नाकों से गाड़ी गुजरी होगी, क्या उन टोल नाकों पर CCTV लगे थे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। उसके बाद में इन्होंने आसानी से कत्ल किए, लाशों को आसानी से ठिकाने लगाया, उसके बाद गाड़ियों को ले जाके नेपाल बेच दिया। आराम से आदमी जिंदगी अपनी गुजर बसर कर रहा है, उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके पुराने पाप एक दिन उसके सामने आएंगे। बिल्कुल। आज ये पुराने पाप उसके सामने आए, वो गिरफ्तार हुआ, उसके साथियों को की गिरफ्तारी की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। बहुत जल्द मुझे लगता है वो लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। आप देखिए कि घूम फिर के चक्र कहाँ पहुंचता है साहिल। अब 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। क्या कितने उस दौरान कैब चालक गायब हुए
ये रिपोर्ट शायद मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस इस पर काम करना शुरू कर चुकी होगी, क्राइम ब्रांच इस पर काम करना शुरू कर चुकी होगी। कितने कैब ड्राइवर गायब हुए, कितनी उस जमाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, और वो क्या उत्तराखंड के लिए गए थे। अगर वो उत्तराखंड के लिए गए थे तो बहुत संभव है कि इसी गिरोह का उसमें हाथ रहा हो। ये जो 3 लोग रहे हैं, इन्हीं का उसमें हाथ रहा हो। अब इनसे जो पूछताछ होगी, इसको रिमांड पर लेकर जो दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, यकीनन वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ये 25 साल के बाद एक दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया, एक बेरहम हत्यारा पकड़ा गया, एक सीरियल किलर पकड़ा गया, और जो लोगों को मार देते थे केवल कैब के लिए। बहुत वक्त हम ये सुनते रहे कि नोएडा में भी जो कैब चालक हैं वो ग्रेटर नोएडा जाने से बचते थे। ऐसा माना जाता था कि ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो वहां पर कत्ल हो जाएगा। बहुत सारे मैंने खुद देखा कि जो कैब चालक थे ग्रेटर नोएडा की बुकिंग ही नहीं लेते थे, कैंसिल कर देते थे, क्योंकि ये मान लिया जाता था कि अगर उस तरफ गए तो शायद कैब वापस ना आ सके। लोग घूमने फिरने जाना पसंद नहीं करते थे। अब जिस जमाने की हम ये बात कर रहे हैं, अगर आप उसी जमाने का देखें तो कैब होना, आज तो आप ऐप से बुक कर लेते हैं, कैब में आज जीपीएस है, लेकिन क्या उस जमाने में जीपीएस था? क्या उस जमाने में वो जो ट्रैकिंग डिवाइस है, क्या वो कैब के अंदर लगी होती थी? नहीं। तो यही कारण है कि ये करने में बहुत ज्यादा सफल रहे, और इन्होंने ये हत्याएं आसानी से की और गाड़ियों को नेपाल ले जाकर बेच दिया। एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा साहिल। यहाँ पर एक मेरे सहयोगी थे, पत्रकार थे, हमारे साथ काम करते थे। एक मर्तबा उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार थे जिनको गाड़ी में बैठाया गया। ऐसे बहुत सारे लोग के उत्तराखंड हम जा रहे हैं, आप भी चलेंगे, आइए बैठ जाइए, 200 रुपये 300 रुपये लगेंगे, आइए बैठ जाइए। तो आदमी बैठ गया। रास्ते में उसको मारा पीटा गया, उसके पैसे छीन लिए गए, उसके गोल्ड के जो ज्वेलरी थी वो उतरवा ली गई, एटीएम कार्ड इत्यादि उससे छीन लिए गए, उससे जो नंबर्स थे, उसके जो कोड होता है वो पूछ लिया गया। उसके बाद उसको जान से मारा, उसको खाई में फेंक दिया। उसका सारा मतलब जो रुपया पैसा था वो गायब हो गया। बहुत वक्त के बाद तो उसकी लाश मिल पाई थी। तो मुझे याद पड़ता है कि मतलब ऐसा होता था, अपराध इस लेवल के होते थे। आज शायद वो नहीं है, क्योंकि आज कई लेवल पर सुरक्षा है, सिक्योरिटी कैमराज हैं, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो आज हम देखते हैं कि अपराध कम करने में जिनकी हमें मदद मिली है। लेकिन ये जो पूरा मामला है साहिल, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला। बिल्कुल, ये मामला काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। वरुण जी, मेरा एक सवाल और है कि क्या नेपाल में किसी व्यक्ति का जाना, 10 साल तक वहाँ बिल्कुल आम जिंदगी बसर करना, फिर एक नया बिजनेस शुरू करना, एक बिजनेस ही कहूँगा मैं उसको, कि बिल्कुल गांजे को एक जगह से दूसरी जगह आके सप्लाई करना, और उसके बाद फिर से वापस क्राइम की दुनिया में कदम रख देना, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो क्या इतना आसान रहता है कि किसी देश में आप जाएं, वहाँ गुजर बसर करें 10 साल तक, उसके बाद फिर आप वापस आएँ, देहरादून आएँ? क्योंकि देखिए, अमूमन अब जो जितनी भी जगह हम जा रहे हैं, भले ही हम देहरादून जाएं, चाहे हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, एक वेरिफिकेशन, एक पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाई जाती है। तो क्या उस पुलिस वेरिफिकेशन में चीज़ें सामने नहीं आई होंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है इसका जो पता है वो आने वाले वक्त में चले। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ को साहिल ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसकी फितरत नहीं बदल सकती। अपराधी अपराधी ही रहेगा, एक अच्छा व्यक्ति वो अच्छा व्यक्ति ही रहेगा, एक बुरा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति रहेगा। तो ये जो बुरा व्यक्ति था, ये जो अपराधी था, इसने आसान पैसे के लिए वही किया जो उसने हमेशा किया था, जो उसने पहले किया था, जो वो बचपन से करता आया था, जो वो क्लास 6 ड्रॉप आउट होने के बाद से जो उसने सीखा। उसने यही सीखा कि किस तरह अब इलाके में अपना दबदबा बनाना है, अपने आप को बदमाश घोषित करना है, किस तरह लोगों की जान लेनी है, किस तरह पैसा कमाना है, गलत तरीके से पैसा कमाना है। लेकिन हाँ, अब जो उसने तरीका अपनाया वो गांजे का था, और वो गांजे का बड़ा सप्लायर बन गया। उसने उड़ीसा से गांजा लाया, उसने उत्तराखंड में गांजा बेचा, उसने दिल्ली में गांजा बेचा, पता नहीं और कहां कहां बेचा। पुलिस जांच कर रही है। यहां भी उसका मन नहीं भरा, वो उड़ीसा पहुंचा, वहां उसने ज्वेलरी शॉप में लूट कर दी। उस मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी, उसके बाद उसको पकड़ा गया। तो आप गौर करेंगे कि अपराधी की जो फितरत है वो नहीं बदली। अपराधी अपराधी ही रहा, उसने अपराध ही किए। अब जब वो पकड़ा गया है, तब अब पुलिस को उसके 2 साथियों की तलाश है। अब पुलिस को उसके जो तार उससे जुड़े हुए हैं उनकी तलाश है। पुलिस ये पता कर रही है कि ये जो गांजा रैकेट है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, ये गांजा कहां कहां तक बिक रहा था, इस गांजे की कीमत क्या थी। क्राइम ब्रांच जब जांच करने बैठती है तो वो सैकड़ों एंगल पर जांच करती है। जो डकैती हुई
वो कितने की डकैती थी, उसमें कौन इसके साथी थे, माल को कहाँ बेचा गया, कई सवाल हैं। मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा, उन सवालों का जवाब मिलेगा। महत्वपूर्ण मामला ये था जो कैब चालकों की हत्या हुई, जो उनकी अब लाशें तो अब डिकम्पोज हो गई होंगी, 2001 से 2025 तक लाशें तो इंतजार नहीं कर रही होंगी। अब सबूत क्या मिलेंगे जो इसको अपराधी साबित, मतलब दोषी साबित कोर्ट में किया जाए। तो कोर्ट में जब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी तो कई पुलिस के सामने भी चुनौतियां होंगी, जो सबूत पेश किए जाएंगे वहां पे कई चुनौतियां होंगी। मुझे लगता है उसका जवाब अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि 25 साल बाद एक अपराधी का पकड़ा जाना और उसके बाद पुलिस की जांच में अब क्या कुछ सामने आता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। मगर अब कहीं ना कहीं दुनिया के मन में, लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर रहेगा कि क्या अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या वो कैब ड्राइवर सेफ है। उस कैब ड्राइवर के लिए कहीं ना कहीं अभी सवाल खड़ा हो जाएगा। जैसा कि वरुण जी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा का ही अगर हम मामला ले रहे तो ग्रेटर नोएडा जाने के लिए भी कई कैब ड्राइवर बुकिंग्स लेने में कतराते हैं। तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को चौक चावंद होने की ज़रूरत है, और इस जाँच में क्या कुछ आएगा, हम आपको बिल्कुल इस पर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।